एंड लिंग्विस्टिक्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 3 जिसका अनुमान है वर्ड फॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज, जिसमें हम आज यूनिट 1 और यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे यूनिट 1 का अनुमान है वर्ड पैटर्न्स। हमारे इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम इस यूनिट के तारुफ यानी अल्फाज की दुनिया, इस पे हम बात करेंगे। अंग्रेजी में अल्फाज की इब्तिदा और फिर वर्ड लोन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। अंग्रेजी में अल्फाज के दरमियान ताल्लुक को पहचानना, अंग्रेजी अल्फाज का दूसरे अल्फाज से मवाजना करना यानी उनकी रिलेशन को पढ़ना, इस पे भी हम बात करेंगे। जिनमें हम लफ्जों के मैदान को देखेंगे, माने में तजाद किस तरह से होती है उसको हम देखेंगे, माने में ममासलत मुतल्लिका हवास के साथ अल्फाज, इस पे हम बात करेंगे। और फिर हम अल्फाज और इनकी आवाज़ों को देखेंगे, और शायराना, जिनमें हम देखेंगे कि शायराना अल्फाज क्या है। लफ्ज़ बनाने के अमल जो है उसमें हम देखेंगे चस्पा करना यानी एफिक्सेशन जिसको हम कहते हैं, साबिका लगाना, लाहका, मरकब, तब्दीली, और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं उनका क्या रोल रहता है वोकैबुलरी को डेवलप करने के में, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से हिस्टोरिकल जो वजह है या सोशियोलॉजिकल वजह है, सोशल रीजंस जो है, उनकी वजह से जो वोकैबुलरी इंक्रीज होती है वो किस तरह से होती है। और हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस जो है इंग्लिश लैंग्वेज में, स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस किस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं नए वर्ड बनाने में, या नए वर्ड किस तरह से बनते हैं एग्जिस्टिंग वर्ड्स को देखकर, या कंपैरिजन, वर्ड में कंपैरिजन के बुनियाद पे भी नए वर्ड्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इन सब को हम देखेंगे इस यूनिट में, और ये भी जानेंगे कि वर्ड और उनके पैटर्न के दरमियान रिलेशन क्या है, इस पे भी हम इस यूनिट में बात करेंगे। और आखिरकार इस यूनिट के अंत तक हम ये जान सकेंगे कि वोकैबुलरी को किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं और कौन से तरीके हैं जिनसे वोकैबुलरी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपेंड होती है। और हम भी ये भी जानेंगे कि जो नेचर है यानी वर्ड और उनके पैटर्न का नेचर जो है वो क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे, उनको समझेंगे, वर्ड पैटर्न को समझेंगे, वोकैबुलरी को किस तरह से बिल्ड करना है उसको भी समझेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि डिक्शनरी में हमें किस तरह से वर्ड्स को देखना है, किस तरह से वर्ड्स को सर्च करना है, इस पे भी हम बात करेंगे। इस यूनिट के आखिर तक हम ये सब जो है ये सब हम जानेंगे। अब हम देखते हैं तारुफ जो है अल्फाज की दुनिया, इस पे हम थोड़ा तारुफ देखते हैं कि अल्फाज की दुनिया जो है वो क्या है। अल्फाज की जो दुनिया है वो काफ़ी एक फैसिनेटिंग लैंग्वेज का एक एलिमेंट है। तो जैसे हम यानी वोकैबुलरी जो है वो किस तरह से बढ़ती है, वोकैबुलरी किस तरह से एक्सटेंड होती है इंग्लिश में, स्पेशली हम यहाँ पर इस इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो किस तरह से हम वोकैबुलरी को एक्सपेंड करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे वोकैबुलरी जो है एक्सपेंड होती है किसी भी लैंग्वेज में। यूजुअली जो कंटेंट वर्ड्स हैं खाली वो एक्सटेंड होते हैं, नए नए कंटेंट वर्ड्स ऐड होते हैं, लेकिन जो ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं वो उतने ही हैं जो जितने ऑलरेडी थे। तो उनमें से उनकी तादाद जो है वो दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती नहीं है। जैसे कि आर्टिकल है, आर्टिकल 3 ही है तो उनकी तादाद बढ़ती नहीं है, उनकी जो तादाद है वो वो स्टेबल रहती है। खाली जो कंटेंट वर्ड है उनकी जो तादाद है वो बढ़ती है, नए नए वर्ड्स ऐड होते हैं, या जो ऑलरेडी वर्ड्स होते हैं उनकी जो मीनिंग है वो एक्सटेंड हो जाते हैं। तो एक सब जो है वो कंटेंट वर्ड पे ही मीनिंग जो है नया नया मीनिंग कैरी हो जाता है, या जो प्रीवियस मीनिंग्स हैं वो इस्तेमाल नहीं, उस सेंस में इस्तेमाल नहीं होते हैं, या नए वर्ड्स बिल्ड होते हैं नई जो टेक्नोलॉजी की वजह से, या जो यानी जो सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे वर्ड्स जो हैं नए ऐड हो जाते हैं दिन ब दिन। तो ये सब जो है वो कंटेंट वर्ड ही ऐड हो जाते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड ऐड नहीं होते हैं।
तो अगर हम देखेंगे कि जैसे कि जो बच्चा है, वो सबसे पहले वन वर्ड से ही वो स्टार्ट करता है। जब बच्चा बात करना स्टार्ट करता है और वो किसी चीज़ की तरह पॉइंट आउट करने लगता है या अपनी बात कहने लगता है, तो सबसे पहले वो वन वर्ड का इस्तेमाल करता है। और उन्हीं वन वर्ड की बेसिस पे जो एडल्ट्स हैं, वो उनकी लैंग्वेज को समझते हैं। वो अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुँचाते हैं उसी वन वर्ड सेंटेंसेस के बेसिस पे। तो जैसे ही बच्चा जब ग्रोन अप हो जाता है तो आहिस्ता-आहिस्ता वो टू वर्ड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता कंप्लीट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करता है। तो जब वो वन वर्ड के बेसिस पे यानी वन वर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, वन वर्ड सेंटेंस का इस्तेमाल करता है, तो वो काफ़ी उसकी जो बात है वो अंडरस्टैंड हो जाती है। लेकिन वो खाली उस टाइम कंटेंट वर्ड का इस्तेमाल करता है, स्ट्रक्चरल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता। कम्युनिकेशन के लिए वो खाली कंटेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। उनकी वो अपनी जो मैसेज है वो सक्सेसफुली वो कन्वे करता है। इसी तरह जब वो बड़ा हो जाता है, तो वो समझने लगता है कि वर्ड्स का जो वो दुनिया समझने लगता है उसको, मतलब पूरी वर्ड्स की दुनिया को समझता है कि ये खाली 1-2 वर्ड्स नहीं, थाउज़ेंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, जिनकी मदद से वो कम्युनिकेट करने लगता है। तो इसी तरह जो कंटेंट वर्ड है सबसे बेसिक जो है जो बच्चा भी है वो कंटेंट वर्ड का ही इस्तेमाल करके अपनी जो मैसेज है वो कन्वे करने की कोशिश करता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो उन कंटेंट वर्ड्स को अपनी वोकैब्युलरी वो डेवलप करता है। यानी उनकी कंटेंट वर्ड का जो लिस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो कम्युनिकेट करने लगता है यानी फुल सेंटेंसेस में इन्हीं कंटेंट वर्ड्स की मदद से। तो जैसे ही बच्चे में कंटेंट वर्ड्स जैसे आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होते हैं, तो वैसे ही लैंग्वेज में भी जो कंटेंट वर्ड है, वो दिन-ब-दिन इंक्रीज़ होने लगते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे कि कंटेंट वर्ड जो है वो किन बेसिस पे मतलब उनका कौन-सा पैटर्न है जिनकी बेसिस पे कंटेंट वर्ड जो है वो इंक्रीज़ होने लगते हैं यानी एक्सटेंड होने लगते हैं। यानी किसी भी लैंग्वेज में अगर देखते हैं कि कंटेंट वर्ड रोज़ वो उनकी तादाद जो बढ़ती है, तो उनका पैटर्न किस बेसिस पे वो उनकी तादाद बढ़ती है। सबसे पहले जो है वो एफिक्सेशन है। एफिक्सेशन की बेसिस पे भी जो वर्ड है, वो उनका जो मीनिंग है वो एक्सटेंड होने लगता है। या बोरोइंग जो है ये अनदर एक ज़रिया है जिनसे जो कंटेंट वर्ड है इनकी जो वोकैब्युलरी जो है किसी भी लैंग्वेज की वो एक्सटेंड होने लगती है। जैसे कि एंटोनिम्स सिनोनिम है, हाइपोनिमी है, उनकी मदद से भी जो कंटेंट वर्ड है उनकी तादाद बढ़ जाती है। सिनोनिम जैसे कोई वर्ड है हॉट तो उसको कंपेयर करके कोल्ड यानी इसका एंटोनिम जो है हॉट एंड कोल्ड, अप एंड डाउन या सिनोनिम जैसे ओब्लिवन जो है उसका जो एक सेम टर्म जो है जो यूजुअली इस्तेमाल होती है फॉरगेटफुलनेस, तो उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी इन बेसिस पे भी जो है वर्ड वोकैब्युलरी जो है वो एक्सपेंड होने लगती है। या हाइपोनिमी हाइपोनिमी यानी जैसे एक मेन कैटेगरी रहती है, तो इन कैटेगरीज में जितनी भी बाकी टर्म्स रहती हैं तो उनको हम हाइपोनिमी कहते हैं। जैसे कि वर्ड फ्लावर फ्लावर में कौन बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं जैसे कि रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप, तो ये सब जो रिलेटेड वर्ड्स हैं ये एक ही फील्ड को रेफर करती हैं यानी फ्लावर्स को। तो इस सेंस में भी इस तरीके से भी वोकैब्युलरी जो है वो एक्सपेंड होने लगती है। तो रोज़ जो है वो हाइपोनिमी है किसका फ्लावर का, और इसी तरह से जो स्नेक है वो रेप्टाइल की हाइपोनिमी है। या इस रिलेटेड सेंस में यानी इन इस तरीके से भी जो वोकैब्युलरी इंक्रीज होती है यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज में, इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि वोकैब्युलरी जो है वो एक्सटेंड होने लगती है। अब एक और सोर्स है जिससे वोकैब्युलरी जो है वो एक्सटेंड होने लगती है, जिसको हम कहते हैं वो तरीका है बोरोइंग। यानी जो भी इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज जिन लैंग्वेज के साथ कांटेक्ट में आ चुकी है, तो उनसे भी कुछ ना कुछ वर्ड्स जो है वो बोरो किए हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम हिंदी हिंदी लैंग्वेज जो है ये संस्कृत के कांटेक्ट में आ गई है, तो इन कांटेक्ट की वजह से संस्कृत हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारे संस्कृत ऐसे वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जो डिक्शनरी में हिंदी डिक्शनरी में ऐड हुए हैं। या इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारे ऐसे बोरोड वर्ड हैं जो दूसरी लैंग्वेज के साथ कांटेक्ट में आकर वो
इंग्लिश लैंग्वेज के यानी स्पीकर्स ने उनको बोरो किए हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वो सब ऐड हो गए हैं। जैसे कि जर्मन, बहुत सारे जर्मन ऐसे लैंग्वेज जर्मन वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। फ्रेंच वर्ड्स हैं, लेटिन वर्ड हैं जिनका जर्मन ओरिजिन है, फ्रेंच ओरिजिन है, लेटिन ओरिजिन है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनसे इंग्लिश ने यानी बोरो किया है। इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस से वर्ड्स बोरो किए हैं, तो उनको हम बोरोइंग कहते हैं। तो बोरोइंग जो है ये एक और तरीका है जिनसे वोकैबुलरी एक्सपेंड होने लगती है। अब हम देखते हैं अंग्रेजी में अल्फाज की इब्तिदा यानी ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में वर्ड्स को ओरिजिन हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री की मदद से हम लैंग्वेजेस को स्टडी कर सकते हैं। यानी उसकी हिस्ट्री को अगर हम पढ़ेंगे, यानी किसी भी जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को हम लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि किस सेंचुरी में कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते थे, या किस तरह की इस्तेमाल, किस तरह से वर्ड जो है किस सेंस में इस्तेमाल होते थे, तो उनकी अगर हिस्ट्री हम देखेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स के बारे में जानेंगे जिनको ओरिजिन जो है वो इंग्लिश नहीं है बल्कि कोई और लैंग्वेज है। यानी अगर हम इटमोलॉजी को हम देखेंगे, वर्ड की इटमोलॉजी को अगर हम जानेंगे, तो हम बहुत सारे वर्ड्स के बारे में पता चलेगी कि जिनका ओरिजिन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, यानी जिनका ओरिजिन कोई और लैंग्वेज है और वहां से वर्ड्स को बोरो करके हमने इंग्लिश लैंग्वेज में इनको यूज किया है। तो अगर हम बहुत सारी ऐसी डिक्शनरीज है जिनमें हम वर्ड्स के ओरिजिन को हम देख सकते हैं, यानी एटमोलॉजी को हम देख सकते हैं। तो जैसे ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसमें भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर हमें पूरा ओरिजिन दिया हुआ होता है कि वर्ड जो है ये कहाँ से आया है, इसका बेसिक ओरिजिन क्या है, इसकी एटमोलॉजी क्या है। तो जैसे एक एग्जांपल है वर्ड नाइस जो है, अगर हम नाइस वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर्च करेंगे, इस नाइस, ये जो नाइस वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज में आया है फ्रेंच, ओल्ड फ्रेंच से, यानी नाइस, जिसका फ्रेंच में इसका मीनिंग था सिली या सिंपल। लेकिन जो ये ओल्ड फ्रेंच है वहां से तो आया है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन खुद ये ओल्ड फ्रेंच में ये लेटिन वर्ड से आया है। एक्चुअली ये लेटिन था, उसके बाद ये फ्रेंच में आया है, उसके बाद ये इंग्लिश में आया था। तो फ्रेंच में इसका अगर ये फ्रेंच से आया है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसका डिफरेंट मीनिंग था, यानी जिसको सिली या सिंपल इसका मीनिंग था। और जो खुद जो ये फ्रेंच वर्ड जो है ये खुद एक ये लेटिन वर्ड से आया है, जिसका एक्चुअली ओरिजिन जो था, जिसका एक्चुअली ओरिजिनल वर्ड जो था निस्कस, जिसका मीनिंग था इग्नोरेंट। और ये एक्चुअली जो ये खुद वर्ब से आया है निसायर, विच मीन्स नॉट, नॉट नोन। तो अगर इसकी इस वर्ड की अकाय पूरा ओरिजिन, पूरी इसकी हिस्ट्री देखेंगे, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो मिडिल इंग्लिश यानी जो 13th सेंचुरी में इस नाइस वर्ड का इस्तेमाल एज एन एडजेक्टिव हुआ करता था, जिसका मतलब फूलिश या स्टूपिड या सेंसलेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगर इसी वर्ड को आप देखेंगे लेट मिडिल इंग्लिश यानी 14th या 15th सेंचुरी में, इस वर्ड को किस सेंस में इस्तेमाल किया जाता था, तो इस वर्ड का मीनिंग जो 14th और 15th सेंचुरी में जो था वो स्ट्रेंज था, रेयर था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, या ये हार्ड टू प्लीज के सेंस में भी इस्तेमाल होता था, या क्रिटिकल टेस्ट के सेंस में भी इस्तेमाल होता था। अगर इसी वर्ड को आप देखते थे 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में किस सेंस में इस्तेमाल होता था, ये बहुत ही एंटरिंग माइन्यूटली इनटू डिटेल्स, यानी डिटेल्स में के सेंस में इस्तेमाल होता था, या अटेंटिव के सेंस में, या क्लोज, इसका मीनिंग क्लोज हुआ करता था। या अगर इसका एक 18th सेंचुरी इसका हम देखेंगे, 18th सेंचुरी में इस वर्ड को किस सेंस में इस्तेमाल हुआ होता था, 18th सेंचुरी में नाइस वर्ड जो है इसका मीनिंग एग्रीएबल था, प्लेजेंट था, सेटिस्फैक्टरी, डिलाइटफुल, जनरली, कमेंडेबल। ये टेस्ट के सेंस में भी इस्तेमाल होता था, यानी फूड जो है टेस्टी, तो टेस्टी के सेंस में इस्तेमाल होता था। या काइंड के सेंस में, फ्रेंडली के सेंस में, इस सेंस में 18th सेंचुरी में इस्तेमाल होता था। लेकिन जो आज जो हम वर्ड नाइस का इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट सेंस है, हम डिफरेंट तरीके से इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हम डिलीशियस के सेंस में भी, टेस्टी के सेंस में, या नाइस पर्सन के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, या फ्रेंडली के सेंस में भी हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये पूरी हिस्ट्री जो है एक एक वर्ड की, इस तरह से हम देख सकते हैं कि वर्ड्स की जो हिस्ट्री है, उसकी एटमोलॉजी जो है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें पता चलेगी कि इंग्लिश लैंग्वेज में सारे जो वर्ड्स हैं, वो एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज के अपने नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बोरो किए हैं दूसरी लैंग्वेज से, और जो खुद उन लैंग्वेज से कहीं और से बोरो बोरो किए हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चेंज आने लगी, यानी स्पेलिंग पैटर्न में फिर इस तरह से चेंज आने लगी इन वर्ड्स में, यानी जो उसका एक्चुअली ओरिजिन था, तो और उसका ओरिजिनल वर्ड जो था, यानी लेटिन वर्ड जो था ये, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट हुआ करती थी। तो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हर सेंचुरी में चेंज होते गया, या डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसने बोरो किया, फिर लास्ट में जैसे इंग्लिश ने इसको बोरो किया, तो एक डिफरेंट सेंस में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये है पूरी जो है हिस्ट्री, यानी वर्ड की सेंस में हम वर्ड्स की हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, उनके ओरिजिन के बारे में हम जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ड लोन। वर्ड लोन हम किसको कहते हैं, यानी जैसे कि हमने इससे पहले बात की कि वर्ड्स का ओरिजिन, जो नाइस वर्ड का ओरिजिन है, वो एक्चुअली इंग्लिश नहीं है, वो लेटिन वर्ड है, जिसको फिर ओल्ड फ्रेंच ने, यानी फ्रेंच ने लिया था, फिर फ्रेंच से इंग्लिश में आ गया ये वर्ड। तो इस तरह से इन वर्ड्स को यानी जो डिफरेंट ओरिजिन है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से आ गया ये, इस तरह से भी जो वोकेबलरी है वो एक्सटेंड होने लगती है, यानी रोज बरोज नए नए वर्ड्स जो है इस तरह से ऐड होते रहते हैं। जैसे कि डेविड क्रिस्टल ने अपनी किताब में लिखा है कि वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, जो उनकी बुक का टाइटल है, तो उसने एग्जाम्पल दी है कि एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स इन ट्रिपलेट्स, यानी ही सेज दैट जो ट्रिपलेट हैं एडजेक्टिव्स, यानी किंगली, रॉयल, रीगल, जो ये तीनों वर्ड्स हैं, मीनिंग तो सेम है, लेकिन जो पहला वर्ड जो किंगली है ये जर्मैनिक ओरिजिन है, जो सेकंड वर्ड रॉयल है ये फ्रेंच ओरिजिन है, और जो थर्ड वर्ड रीगल है ये लेटिन ओरिजिन है। लेकिन जो इनका सेंस है वो सेम है, यानी मीनिंग तो सेम है, लेकिन ओरिजिन जो है इन वर्ड्स का वो डिफरेंट है, लेकिन तीनों वर्ड्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जर्मैनिक, फ्रेंच, लेटिन ओरिजिन, जैसे कि आस्क। आस्क वर्ड जो है इसका जर्मैनिक ओरिजिन है, क्वेश्चन जो है इसका फ्रेंच ओरिजिन है, इंटरोगेट जो है ये लेटिन ओरिजिन है। तो तीनों जो है इनका सेंस जो है ये सेम है। इसी तरह वर्ड फास्ट को देखते हैं। फास्ट खुद एक जर्मनिक ओरिजिन है, फर्म फ्रेंच ओरिजिन है, लेटिन जो है लेटिन ओरिजिन का सिक्योर है। फायर, इस तरह से फायर हम देखते हैं जर्मनिक। फ्लेम जो है ये फ्रेंच ओरिजिन है। कॉन्फ्लैग्रेशन जो है ये लेटिन ओरिजिन है, नाउन के सेंस में इस्तेमाल होता है। या वर्ड होली जो है जर्मनिक, सैक्रेड जो है फ्रेंच, कॉन्सेक्रेटेड जो है ये लेटिन है। या रेस्ट, रिमाइंडर, रेसिड्यू, क्लाइम, एसेंट जो है ये डिफरेंट ओरिजिन है, लेकिन जो इनका मीनिंग है वो सेम है, इनका सेंस जो है वो सेम है। तो इस तरह से ये खाली तीन लैंग्वेज से इंग्लिश इंग्लिश ने खाली तीन लैंग्वेजेस से वर्ड्स को बोरो नहीं किया है, बल्कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके कांटेक्ट में इंग्लिश अभी तक आ चुका है। कहा जाता है कि एट लीस्ट जो डेविड क्रिस्टल ने अपनी किताब में लिखा है कि एट लीस्ट इंडिया जो इंग्लिश लैंग्वेज एट लीस्ट 350 लैंग्वेजेस की कांटेक्ट में आ चुका है अभी तक। तो हर यानी जो वर्ड्स हैं वो एटलीस्ट 350 लैंग्वेज से उन्होंने बोरो किए हैं, यानी इंग्लिश के जो जितने भी वर्ड्स हैं वो खाली अपने नहीं हैं, अब यानी इंग्लिश ओरिजिन नहीं है, बल्कि इनमें 350 लैंग्वेज से उन्होंने वर्ड्स को बोरो किए हैं, जिनको हम लोन वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल सिटी जो है, सिटी, फ्लावर जो है ये फ्रेंच वर्ड है, इसका फ्रेंच ओरिजिन है। डेस्क, क्लाइंट जो है ये लेटिन ओरिजिन है। या मिलियन जो है ये कहा जाता है कि इटालियन ओरिजिन है। मैट्रस जो है ये अरबिक ओरिजिन है। या रुबाब जो है ये ग्रीक ओरिजिन है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से वर्ड्स बोरो हो चुके हैं। या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी तक ट्रेस नहीं होते हैं कि इनका ओरिजिन जो है वो क्या रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है वर्ड्स के ओरिजिन को देखना, उनको स्टडी करना, एक पूरा एक मैप क्रिएट करना कि किस तरह से किस लैंग्वेज के यानी
कब ये लैंग्वेज के कांटेक्ट में आ चुका है या किसी और लैंग्वेज के कांटेक्ट में आ चुका है और किन किन वर्ड्स को बोरो किया हुआ है, ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क रहता है। या अगर हम इंडियन लैंग्वेज को देखते हैं, बहुत सारे जो लेटेस्ट जो ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी का जो एडवांस्ड वर्जन है, तो उनमें बहुत सारे ऐसे इंडियन या एशियन लैंग्वेज के वर्ड्स जो हैं बहुत सारे लिए गए हैं, यानी इंग्लिश डिक्शनरी में हम देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, जैसे कि वर्ड चपाती है, साड़ी है, शलवार है, कमीज, काजल, ये सब जो है इनका हिंदी ओरिजिन है, तो इंग्लिश डिक्शनरी में ये सब एडेड है। तो इन वर्ड्स को बोरो किया गया है। या उर्दू से जो वर्ड्स बोरो किए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो है समोसा, कबाब। या जापानीज से वर्ड जो बोरो किए गए हैं, वो कामिकाजी है। या साफू जो है वो चाइनीज वर्ड से, चाइनीज ओरिजिन है इसका। या इडली जो है ये साउथ इंडियन लैंग्वेज से बोरो किया गया है। या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देख सकते हैं कि जो बाकी लैंग्वेजेस में बोरो किए गए हैं। अब हम आ जाते हैं अंग्रेजी में अल्फाज के दरमियान ताल्लुक को पहचाना, यानी रिकॉग्नाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन इंग्लिश। अब हम वर्ड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स है उनकी जो रिलेशन किस तरह से समझेगी, यानी इनके ओरिजिन जो है, उन वर्ड्स को किस तरह से समझेगी, उनके रिलेशन को किस तरह से रिकॉग्नाइज करेगी। तो सबसे पहले जो है कंपेयरिंग वर्ड्स विद अदर वर्ड्स, यानी फील्ड ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले जो है फील्ड ऑफ वर्ड्स को हम देखते हैं, यानी किस फील्ड से हैं, उसके बेसिस पे भी हम यानी वर्ड को कंपेयर करने के बेसिस पे भी हम उनको, उनके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि हम नए कोई किसी भी नए वर्ड को हमें इंग्लिश डिक्शनरी में उसको देखना है, उस वर्ड का हमें मीनिंग देखना है। जैसे हम उस वर्ड का मीनिंग देखते हैं, हम यूजुअली उनके रिलेटेड वर्ड्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वर्ड एरियल जो है, एरियल का यूजुअली मीनिंग जो है वो अटैक है, जिसका मतलब यानी एरियल अटैक, यानी अटैक्स फ्रॉम द प्लेन्स। उसका लघवी जो माने हैं वो हमें डिक्शनरी में यही निकलेगा। तो जब हम इसके रिलेटेड वर्ड्स को देखेंगे, यानी इनके इस वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ इसका कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एयर, या जो एयर जो है वो पार्शली रिलेटेड है एरियल से। या एरोप्लेन, एरो प्रोग्राम, एरोग्राम, एरोस्केप, एरोस्पेस, एरोडायनेमिक। या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हल्का फुल्का मीनिंग जो है वो इन वर्ड्स के साथ मिलता जुलता है। या जैसे हम कोई भी वर्ड, किसी भी नए वर्ड को सर्च करते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, बहुत सारे ऐसे रिलेटेड वर्ड्स जो हैं हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं, कि बहुत सारे ऐसे रिलेटेड वर्ड्स जो उनकी उन वर्ड्स के मीनिंग से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। यानी कंपेयरिंग वर्ड्स विद अदर वर्ड्स, जब हम किसी भी वर्ड को देखते हैं तो उस वर्ड को हम दूसरे वर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। या दूसरा एक और तरीका है कंट्रास्टिंग इन मीनिंग, यानी अल्फाज का एक यानी मानी में तजाद, इस बेसिस पे भी हम, जो कंट्रास्ट के बेसिस पे भी हम वर्ड्स की रिलेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि एंटोनिम्स जो है, एंटोनिम्स की बेसिस पे भी हम वर्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड थिन, थिन का अपोजिट जो है वो फैट है। तो जब हम थिन के मीनिंग को हम देखेंगे तो वहां पर ऐसा भी एक एक्सप्लेनेशन इस तरह से गई होगी कि नॉट फैट। तो यानी इस सेंस में, यानी अपोजिट सेंस में भी हम वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या हॉट विच मीन्स नॉट कोल्ड, तो इस सेंस में भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी अपोजिट सेंस में भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। तो एंटोनिम्स वर्ड्स जो अपोजिट मीनिंग दिखाते हैं उनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। तो कंट्रास्ट मीनिंग के बेसिस पे हम वर्ड्स की मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद सिमिलैरिटी इन मीनिंग, यानी वर्ड्स जो है माने में ममासलत, जब माने में ममासलत होती है तो उनके बेसिस पे भी हम मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली जब हम वर्ड्स को हम यूजुअली कंपेयर करते हैं, या तो हम अपोजिट सेंस में उनको कंपेयर करते हैं, या तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे भी हम कंपेयर करते हैं। वर्ड्स को देखते हैं ये किस वर्ड से सिमिलर है, यानी इसका मीनिंग जो है ये किस वर्ड से मिलता जुलता है, तो उस सेंस में भी हम मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि वर्ड जो स्कॉल्ड जो है वो हम
उसको हम चाइल्ड भी कहते हैं, या क्लैमिटी जो है उसको हम डिजास्टर भी कहते हैं, या वर्ड हैप्पी जो है उसको हम ग्लैड भी कहते हैं। इनको हम सिनोनिम कहते हैं। तो सिनोनिम के बेसिस पे भी हम वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, या इस तरह से भी हम वर्ड के रिलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब है वर्ड्स विद रिलेटेड मीनिंग, रिलेटेड सेंसेस, यानी मुतलिक हवास के साथ अल्फाज को समझना। तो नहीं, यानी रिलेटेड सेंस के बेसिस पे, जो जिनका एक रिलेटेड सेंस रहता है, उनके बेसिस पे भी हम वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फ्लावर जो है, वर्ड फ्लावर, फ्लावर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। हम फ्लावर रोज को भी कहते हैं, मैरीगोल्ड को भी कहते हैं, जैस्मिन को भी कहते हैं, लिली, रोज, लोटस। तो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं इस फ्लावर के सेंस से रिलेटेड है, यानी फ्लावर में इंक्लूड रहता है। ये एक कैटेगरी जो है ये दिखाता है फ्लावर की कैटेगरी। तो इनमें जितने भी वर्ड्स आते हैं वो फ्लावर के साथ ही रिलेशन दिखाते हैं। तो यानी जो रिलेटेड सेंसेस हैं, रिलेटेड सेंसेस के बेसिस पे भी हम मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। या इनको हम, जैसे कि वर्ड जो मैरीगोल्ड है, रोज है, जैस्मिन है, ये सब जो है ये हाइपोनिमी है, इनको हम हाइपोनिमी कहते हैं। या वर्ड जो कलर्स जो है, हिंदी में कलर्स जो है, फ्लावर्स जो है, कलर के बेसिस पे भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। या कलर का फील्ड अगर हम देखते हैं कि येलो, रेड, येलो, मरून, ऑरेंज, ये सब जो है ये कलर की कैटेगरी में शामिल है। तो इनको हम सबको हाइपोनमी कहते हैं, यानी हाइपोनमी ऑफ कलर्स, या हाइपोनमी ऑफ फ्लावर्स, या हाइपोनमी ऑफ ड्रेसेस, हाइपोनमी ऑफ लिविंग थिंग्स, या इस तरह से हम कैटेगरी दिखाते हैं। तो कैटेगरी के बेसिस पे या इस रिलेटेड सेंस के बेसिस पे भी हम वर्ड्स की रिलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम जो है वर्ड्स को एक तो कंट्रास्ट के सेंस में भी इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्ड्स के रिलेशन को हम समझ सकते हैं कंट्रास्ट के सेंस पे, या सिमिलैरिटी के सेंसेस पे। और तीसरा जो है रिलेटेड सेंसेस के बेसिस पे भी हम वर्ड्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, वर्ड्स के रिलेशन को हम पढ़ते हैं। अब हम आते हैं शायराना अल्फाज, यानी वर्ड्स एंड देयर साउंड्स। वर्ड्स एंड देयर साउंड्स में हम देखेंगे कि राइमिंग वर्ड्स जो है, यानी शायराना अल्फाज जो हम कहते हैं, वो क्या है। शायराना अल्फाज पे भी हम वर्ड्स की रिलेशन को हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शायराना अल्फाज जो होते हैं, यानी राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, राइमिंग वर्ड्स में हम जो वर्ड्स हैं वो खाली राइम होते हैं एक दूसरे से, यानी सिमिलर लगते हैं प्रोनाउंसिएशन के टाइम, लेकिन उनका जो मीनिंग है, उनका सेंस जो है वो डिफरेंट रहता है। जैसे कि वर्ड जो है लेट, स्केट, मेट, डेट, स्लेट, रेट, प्लेट, स्पेट, गेट, स्टेट, हेट, स्ट्रेट। तो इनका जो साउंड जो है वो समहाउ कुछ हद तक इनका सिमिलर है, राइम करते हैं, लेकिन जो मीनिंग के बेसिस पे इनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इनको हम मीनिंग के बेसिस पे कंपेयर नहीं करते हैं, खाली जो है साउंड के बेसिस पे भी हम वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि दूसरा वर्ड है जो वर्ड्स जो केम के साथ साउंड करते हैं, जैसे कि डेम, सेम, फेम, टेम, गेम, ब्लेम, लेम, क्लेम। इस सेंस में भी हम वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। या हम इन जो साउंड पैटर्न जो होता है, साउंड पैटर्न के बेसिस पे इनको हम ग्रुप करते हैं, यानी ग्रुपिंग हम इन वर्ड्स को करते हैं। जो वर्ड्स जिनका सिमिलर साउंड होगा, जिनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जिनका एक राइम बनता होगा, उनकी एक ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम देखते हैं कि पोइम्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, पोइम्स में यूजुअली हम राइमिंग वर्ड्स को ही देखते हैं। जैसे कि ऑफ ऑल द फ्लाइंग बर्ड्स आई नो द मोस्ट प्रोवोकिंग इज द क्रो, नो मैन डज ही रेस्पेक्ट एट ऑल, नो बीइंग ईदर ग्रेट और स्मॉल। तो इसमें बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि नो, क्रो, ऑल, स्मॉल, इनके साथ राइम करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इनसे राइम करते हैं, जैसे कि
no, crow, low, row, blow, flow, no, mo, grow, slow, snow, stow, toe, do, fo, go, ho। तो इनके साथ ही राइम करता है। या जैसे हम वर्ड ऑल स्मॉल को देखेंगे, किन के साथ ये राइम करता है? ऑल स्मॉल, बॉल, कॉल, फॉल, गॉल, हॉल, मॉल, पॉल, टॉल। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कंटिन्यूअसली हम इनके साथ राइम कर सकते हैं। तो राइमिंग सेंस के बेसिस पे, राइमिंग वर्ड्स के बेसिस पे भी हम दूसरे वर्ड को के साथ उनकी रिलेशन हम स्टडी कर सकते हैं। तो एक सेंस है। अब हम देखते हैं जो वर्ड यहाँ पर एक चेक प्रोग्रेस है, चेक योर प्रोग्रेस, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज डिक्शनरी टू राइट डाउन एट लीस्ट वन वर्ड दैट हैव द मीनिंग सिमिलर टू ईच। तो यहाँ पर हमें देखना है, इन वर्ड्स को हमें डिक्शनरी में सर्च करना है। उसके बाद हमें देखने हैं कि कम से कम एटलीस्ट एक वर्ड होना चाहिए इन वर्ड्स के साथ। हमें देखना है कोई ऐसा वर्ड जिनका मीनिंग जो है वो सिमिलर होगा। जैसे कि वर्ड यहाँ पर अलार्मिंग है। अलार्मिंग वर्ड जो है, ये इसको हम इसका एक सिनोनिम टर्म जो है वो अपॉलिंग है या शॉकिंग है। या जैसे कि वर्ड एग्री है, एग्री, कॉन्कर या एक्सेंट। या आंसर जो है, ये इसका जो सिनोनिम है वो है रिप्लाई। या बैफल जो है, इसका सिनोनिम पजल है। या कॉम, इसका सिनोनिम जो है वो कूल है। या सेंटर, इसका सिनोनिम जो है वो कोर है या मिडल है। ऐसे ही इंटेलिजेंट, इसका सिनोनिम क्लेवर। या ब्रूटल, इसका सिनोनिम जो है वो क्रूअल है। या इलेटेड, इसका सिनोनिम हम देख सकते हैं वो डिलाइटेड। या फ्रेजाइल, डेलिकेट, स्मूथ, फ्लैट। तो ये हम डिक्शनरी में हम देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिनोनिम टर्म्स हैं जो हम इन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा जो है चेक योर प्रोग्रेस में, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट डाउन एट लीस्ट टू वर्ड्स दैट हैव द अपोजिट मीनिंग इन ईच। यानी हमें इनका अपोजिट मीनिंग देखना है, एंटोनिम्स देखने हैं। एंटोनिम्स अगर हम देखते हैं कि इन वर्ड्स का यानी डिक्शनरी में अगर हम सर्च करते हैं, इनको हमें डिक्शनरी में सर्च करके इनका जो एंटोनिम्स जो है इनको हम देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिक्शनरी हैं जो वर्ड्स के एंटोनिम्स को दिखाते नहीं है। लेकिन जैसे कि ऑक्सफोर्ड है, उनमें हम देख सकते हैं वर्ड्स के एंटोनिम्स को। जैसे कि वर्ड जो है फॉरगिव, इसका एंटोनिम जो है वो ब्लेम है। या दूसरा वर्ड जो है एंग्री, इसका अपोजिट जो है वो काम है। या ग्रेटफुल, इसका अपोजिट जो है वो थैंकलेस है। डिफिकल्ट, उसका अपोजिट जो है वो इजी। हेट, उसका अपोजिट लव। ऑनेस्ट, अपोजिट डिसऑनेस्ट। इनफैक्ट, उसका अपोजिट प्योरिटी या डिसइनफैक्ट। इंसेन, उसका अपोजिट जो है वो रैशनल है। जॉय, उसका अपोजिट ग्रीफ। काइंड, उसका अपोजिट जो है अनकाइंड या क्रूअल। या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो उनके अपोजिट हम उनको देख सकते हैं डिक्शनरी में। तो आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स को आप इनके यानी अपोजिट वर्ड्स को आप इन वर्ड्स का सर्च कर सकते हैं। या इसी तरह से हम देख सकते हैं कि एक और चेकर प्रोग्रेस में एक थर्ड पार्ट जो है वो कहता है कि ऑफ द semantic fields given below, select two fields you know well and write down as many as belonging to the fields as you can think of and use the help of the dictionary। यानी इनको हमें कैटेगराइज करना है, इनका हमें हेपोनिमी देखना है। यानी फ्लावर जो है इनकी हेपोनिमी जो है वो है, फ्लावर की आएगा रोज, मैरीगोल्ड, डेजी, डैफोडिल, सनफ्लावर। इसी तरह से फ्रूट्स की कैटेगरी में बहुत सारे जो हैं हाइपोनिमी आ जाएंगे, जैसे कि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स। इसी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे जो है जिनको रिलेटेड फील्ड हैं, ऐसे वर्ड्स जो उनका सेमेंटिक फील्ड जो है वो शेयर करते हैं, जैसे कि पियानो, गिटार, सितार या फ्लूट। इसी तरह से वर्ड ट्रांसपोर्ट जो है, इसका भी जो सेमेंटिक फील्ड जो वर्ड्स शेयर करते हैं वो हैं बस, वो साइकिल, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा। या फर्नीचर में काउच, सोफा, चेयर,
बेंच, इसी तरह से डांस, वो भारतनाट्यम, हिप हॉप, इस तरह से ड्रेसेस में इनको भी हम देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ड्रेसेस की कैटेगरी में बिलोंग होते हैं, जैसे कि ट्राउजर्स, शर्ट, फ्रॉक, कुर्ता पजामा, कमीज शलवार। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को सिमेंटिक फील्ड के बेसिस पे इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसको हम हाइपोनिमी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। नेक्स्ट, चुस्पा करना, या जो हम बोलते हैं वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस का जो एक तरीका है, एफिक्सिंग। एफिक्सिंग की मदद से भी वोकेबलरी जो है वो एक्सटेंड रहती है, वो एक्सटेंड हो जाती है एफिक्सिंग की मदद से। यानी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो डिफरेंट ओरिजिन रखते हैं, जैसे कि लेटिन, जर्मन, फ्रेंच, या बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस, चाइनीज, बहुत सारी ऐसी अफ्रीकन लैंग्वेजेस भी हैं जो इंग्लिश डिक्शनरी में उन वर्ड्स को हम देख सकते हैं बोरोड है। तो इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं कि जो बेस वर्ड रहता है वो सेम रहता है, लेकिन उनको एफिक्सेशन को ऐड करके, यानी उनको एफिक्सेस लगा के उनका जो मीनिंग है उनका एक्सटेंड रहता है। जैसे कि हिंदी में अगर हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बेस वर्ड जिनका रहता है, यानी जो एक बेस वर्ड अलग है, उनको उनके साथ जो एफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, तो एक डिफरेंट सेंस में मीनिंग का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि घर, घरेलू, जिसको हम हाउस या होमली कहते हैं, या घराना, जिसको फैमिली है, या इस तरह से घरोंडा, नेस्ट, व्यक्ति, इस तरह से पर्सन, पर्सनैलिटी, पर्सनल, इस तरह से हम इन एफिक्सेस को ऐड करके इनकी मीनिंग को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउस, होमली, पर्सनल, पर्सनैलिटी या पर्सनल, इस तरह से हम इन वर्ड्स को हम देख सकते हैं कि एफिक्सेस लगाने के बाद जो इन वर्ड्स का मीनिंग जो है वो एक्सटेंड रहता है। यानी बेस वर्ड के साथ एफिक्सेस ऐड होते हैं, तब जो है इनका सेंस है वो एक्सटेंड रहता है। इस तरह से वर्ड जो है, इंग्लिश वर्ड नेशनल, नेशनल जो है एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड के साथ जब हम वर्ड्स को, यानी एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, यानी एफिक्सेस को ऐड करते हैं, सफिक्सेस को ऐड करते हैं, तो उस सेंस में इनका जो मीनिंग है वो एक्सटेंड रहता है। जैसे कि नेशन का बन गया नेशनल, नेशनलिज्म, नेशनलाइज, नेशनलाइजेशन। तो इस तरह से जब हमने एफिक्सेस ऐड किए, तो वर्ड के सेंस में भी वर्ड का सेंस जो है वो एक्सटेंड हो गया। या प्रीफिक्सेस के बेसिस पे भी हम वर्ड की मीनिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि नेशनलाइज को डी नेशनलाइज, या डेमोक्रेटिक को डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटाइजेशन, या उनको प्रीफिक्स का ऐड करके अनडेमोक्रेटिक, इस तरह से भी हम वर्ड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, वर्ड्स की मीनिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रीफिक्सिंग की वजह से, यानी साबिका लगाने की वजह से, प्रीफिक्सेस जब हम लगाते हैं तो उनके बेसिस पे भी किस तरह से नए वर्ड्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। यानी एग्जिस्टिंग वर्ड्स को लेकर बेस वर्ड सेम रहता है, लेकिन उनको जब हम प्रीफिक्सेस ऐड करते हैं तो किस तरह से जो एक नया वर्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं संभव, असंभव, यानी जिसका मीनिंग पॉसिबल, इम्पॉसिबल, या लक, इलक, भाग्य, दुर्भाग्य, या अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, होप, डेस्पेयर, या जिसको हम कहते हैं हिंदी में आशा, निराशा। तो इस तरह से जब हमने इन हिंदी वर्ड्स का जो प्रीफिक्सेस ऐड किए, यहाँ पर आप देख सकते हैं संभव, असंभव, तो यहाँ पर अ का वर्ड इस्तेमाल किया, अ का, तो प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया, तो एक नया मीनिंग जो है वो, नया वर्ड जो है वो एग्जिस्टिंग में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर भाग्य, दुर्भाग्य, तो पॉसिबल, इम्पॉसिबल, तो यहाँ पर हमने जो प्रीफिक्सेस को ऐड किया, तो इस सेंस में भी नए वर्ड जो है वो ऐसे बनते हैं। अब हम, या इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं कि बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं, ये तो हिंदी हिंदी लैंग्वेज की एग्जांपल है, ये सब हिंदी वर्ड्स की एग्जांपल है। यानी प्रीफिक्सेशन में किस तरह से हिंदी में भी प्रीफिक्सेशन की मदद से नए नए वर्ड्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से
इन प्रीफिक्सेशन की वजह से न्यू वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि थीस्ट, उसको हम प्रीफिक्स लगाते हैं, जो है वो बन गया अथीस्ट। ओबे, डिसओबे, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, या वाइज, अनवाइज, लीगल, इलीगल, रेलेवेंट, इररेलेवेंट, मोबाइल, इमोबाइल। तो इस तरह से अन, डिस, इम, इल, इर, इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके हम नए वर्ड्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, नए वर्ड्स बनते हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं कि चेक योर प्रोग्रेस हम देखते हैं, जो यहाँ पर हमें चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग सुटेबल प्रीफिक्स टू एक्सप्रेस नेगेशन। यानी यहाँ पर हमें प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके यहाँ पर इनका अपोजिट सेंस में यानी नेगेशन, जो नेगेशन एक्सप्रेस करे, उस सेंस में इसको हम इस तरह से हमें मीनिंग बनाना है, यानी प्रीफिक्स उस तरह से ऐड करना है कि एक नेगेटिव सेंस दिखाए इन वर्ड्स का। रियल को अगर हम प्रीफिक्स अन ऐड करते हैं तो अनरियल बनता है। इसी तरह से मॉडेस्ट जो है, इसको हम इम का प्रीफिक्स का ऐड करते हैं तो इमोडेस्ट, या लॉजिकल को हम इल ऐड करते हैं तो इलॉजिकल। एग्री, एग्री को डिस प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो डिसएग्री। तो इस तरह से एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, लिटरेट, इलिटरेट, रिवर्सिबल, irreversible, reasonable, unreasonable, honest, dishonest, relevant, irrelevant, possible, impossible, effective, ineffective, approval, disapproval, believe, disbelieve। तो इस सेंस में हमने प्रीफिक्सेस को ऐड किया, तो प्रीफिक्सेस को ऐड करके एक नेगेटिव नेगेशन एक्सप्रेस हो गया। तो इस तरह से चेक योर प्रोग्रेस 2 में हमें देखना है, change each of the following words by adding suitable prefixes to express reversal of direction। यानी इनका हमें रिवर्सल डायरेक्शन इनका दिखाना है, यानी इस तरह से प्रीफिक्सेस ऐड करने हैं जो एक रिवर्सिबल डायरेक्शन दिखाए। जैसे कि फ्रॉड जो है, इसका प्रीफिक्स ऐड करेंगे डिफ्रॉड। इनफैक्ट, डिसइनफैक्ट, मास्क, अनमास्क, फोल्ड, अनफोल्ड, ड्रेस, undress, continue, discontinue, engage, disengage, entangle, entangle, disentangle, embark, disembark, centralize, decentralize, hydrate, dehydrate। अब इसके बाद check each of the following words by adding a suitable prefix to express this paragment। तो जिस तरह से यहाँ पर practice, malpractice, represent, misrepresent, adjustment, maladjustment, intelligent, pseudo-intelligent, pronoun, mispronoun, pronounce, mispronounce, science, pseudoscience, manage, mismanage, content, malcontent, treat, maltreat। तो इस सेंस में हमने देखा कि किस तरह से हमने प्रीफिक्सेस को ऐड करके नए वर्ड्स बनाए, नए वर्ड्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, इसको हमने देखा। अब हम देखते हैं सफिक्सेस, यानी सफिक्सेस के बेसिस पे नए वर्ड्स किस तरह से वोकैबुलरी में एक्सटेंड होते हैं। सफिक्सेस जैसे कि एलिमेंट्स को वर्ड के यानी बेस वर्ड के एंड में ऐड करना, उसको हम सफिक्स कहते हैं, उसको हम सफिक्सेशन कहते हैं। जैसे कि वर्ड फोटोग्राफ है, जब हमने इसमें फी का इस्तेमाल किया यानी फी एलिमेंट का, तो फोटोग्राफ टू गोज फोटोग्राफी, फिर उसके बाद फोटोग्राफिक। नेशन जो है बेस वर्ड, उसके बाद हमने अल जो है एलिमेंट का लगाया, ये इस तरह से नेशन, नेशन, नेशनल, nationality, nationalize, create, creation, creativity, false, falsify, falsification, beauty, beautify, beautification। तो इस तरह से हमने सफिक्सेस को ऐड करके हमने देखा कि न्यू वर्ड्स किस तरह से सफिक्सेस के बेसिस पे भी नए वर्ड्स डिक्शनरी में बनते हैं। अब हम देखते हैं मर्कब, जिसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग यानी जब दो वर्ड्स जो हैं जिनका एक इंडिविजुअल मीनिंग रहता है, जब दो वर्ड्स ज्वाइन होते हैं
यानी उनको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। जैसे कि एवरी जो है ये एक वर्ड है और थिंग जो है ये डिफरेंट वर्ड है। तो इनका जो है डिफरेंट वर्ड से एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं। तो इन वर्ड्स को जब हम जॉइंटली इस्तेमाल किया तो एवरीथिंग बना, तो एक डिफरेंट चीज़ को ये रेफर कर रहा है। उसके बाद एवरी और बड़ी जो है ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। इनका एक अपना एक मीनिंग है, इंडिपेंडेंट मीनिंग है। तो इन वर्ड्स को जब हमने जॉइंटली इस्तेमाल किया, इनको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। जैसे कि एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी जो है ये एक डिफरेंट सेंस, एक न्यू मीनिंग जो है इस तरह से डेवलप हो जाता है। जैसे कि और वर्ड्स हैं हेल स्टॉर्म, अर्थ और क्विक, अर्थ क्विक, वीक और एंड, वीकेंड, रेल और वे, रेलवे, विंड और मिल, विंड मिल, या स्नो और फॉल, स्नोफॉल, रेन और फॉल, रेनफॉल। इस तरह से ब्लैक और बर्ड, ब्लैक बर्ड। लेकिन जो ब्लैक बर्ड है इसका मतलब नहीं है कोई ऐसा बर्ड जो ब्लैक रंग का हो, नहीं, बल्कि इसका मतलब है ये एक स्पेसिफिक बर्ड को रेफर करता है, जहाँ पर जिसका मतलब है एक यूरोपियन बर्ड है जो यूरोप और अफ्रीका में देखने को मिलता है, अमेरिका में भी देखने को मिलता है। तो यूरोप और अमेरिका, तो वहाँ पर हम इस टाइप के बर्ड को देखते हैं जिसको हम ब्लैक बर्ड कहते हैं। हालांकि इनको जो अलग अलग इन वर्ड्स का मीनिंग है उनके साथ कोई मतलब नहीं, एक न्यू रेफरेंस इन वर्ड्स से हम एक न्यू रेफरेंस दिखाता है इन नए वर्ड से, यानी मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाता है इन कंपाउंडिंग की वजह से। तो इसी तरह से डार्क रूम जो है, डार्क रूम का मतलब नहीं है कोई ऐसा रूम जो डार्क हो, लेकिन एक डिफरेंट सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी वो एक ऐसा स्पेशल रूम है जो फोटोग्राफिक यानी फिल्म प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम डार्क रूम कहते हैं। तो इस तरह से इनको कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग की मदद से भी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपाउंडिंग की मदद से ही डिक्शनरी में आ गए हैं, या इनकी मदद से ही डिक्शनरी में वो ऐड होते रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं आकाशवाणी, आकाश और वाणी ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो इनका जो आकाशवाणी जो है ये रेफर करता है रेडियो, जिसका मतलब, या इस तरह से है दूरदर्शन, दूर और दर्शन जो है डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। तो यहाँ पर ये दूरदर्शन जो है ये टेलीविजन को रेफर करते हैं, इनका मीनिंग जो है वो टेलीविजन है। तो इस सेंस में हम कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंडिंग की मदद से ही इस तरह से नए नए वर्ड्स जो है वो डेवलप होते रहते हैं। अब एक और तरीका है जिनको हम कन्वर्जन कहते हैं, यानी तब्दीली, उनकी मदद से भी डिक्शनरी में वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। जैसे कि तब्दीली यानी जो वर्ड है वो एक सेंस में यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, अ beggar stood outside the door, या दूसरा सेंटेंस है द सीन ऑफ द सनसेट beggar description। यहाँ पर जो बैगर और यहाँ पर बैगर्ड है, पहले वाले सेंटेंस में नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और दूसरे वाले सेंटेंस में ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। या यहाँ पर आई वांट टू बाय अ कारपेट फॉर माय रूम, कारपेट जो है यहाँ पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और दूसरे सेंटेंस में आई वांट माय रूम कारपेटेड, तो यहाँ पर वर्ब के सेंस में इस्तेमाल होता है। इनको हम कन्वर्जन कहते हैं। यानी जब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे तब्दीली आती है, जो एक सेंस में वर्ड जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हुआ करता था, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में भी वो इस्तेमाल होने लगता है, उनको हम कहते हैं कन्वर्जन्स। तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम जो कन्वर्जन वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रैक्टिस, और यहाँ पर एक दूसरा प्रैक्टिस, यहाँ पर स्पेलिंग में हल्की डिफरेंस है, यहाँ पर सी और एस, तो एक एज अ नाउन इस्तेमाल होता है, दूसरा वर्ब, या स्विम, डर्टी, हिट, एडवाइस, रिलीफ और लीव, फूड, फीड। इस सेंस में हम देख सकते हैं कि कन्वर्जन जो है इन वर्ड्स पे हुआ है। अब हम आ जाते हैं दूसरे यूनिट पे, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंग्लिश, यानी इन्फ्लेक्शंस को हम इस यूनिट में हम देखते हैं। तो इस यूनिट का हमारा साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर इस यूनिट का तारुफ देते हैं, फिर एक लफ्ज़ जो है, एक लफ्ज़ में छोटे अनासर की निशानदी करना, मॉर्फीम क्या है उसको हम देखते हैं, फ्री मॉर्फीम किसको कहते हैं, बाउंड मॉर्फीम किसको कहते हैं, एफिक्सेस किसको कहते हैं, रूट्स किनको कहते हैं, और हम फिर बात करेंगे मुख्तलिफ किस्म के मुल्हकात, यानी जिनको हम इन्फ्लेक्शनल डेरिवेशनल कहते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिक्सेस जो है, इन्फ्लेक्शनल, डेरिवेशनल। फिर हम इन्फ्लेक्शनल पे बात करेंगे जिनमें हम देखेंगे इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी जो है इंग्लिश नाउन में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, या काउंट नाउन किनको कहते हैं, मास नाउन किनको कहते हैं, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी जो है इंग्लिश प्रोनाउंस की वो क्या है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी जो है
इंग्लिश एडजेक्टिव्स की वो क्या है, फिर हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस यूनिट के मकासद पे हम बात करते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि मॉर्फीम्स क्या है। हम इस यूनिट में ये भी सीखेंगे कि प्रीफिक्सेस को हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, सफिक्सेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, या रूट वर्ड्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, या प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की मदद से नए वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, या इन्फ्लेक्शनल एफिक्सेस, इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस ये क्या है, इन्फ्लेक्शनल डेरिवेशनल ये क्या है, या प्रॉपर जो नाउन्स हैं, काउंट नाउन्स या मास नाउन्स हैं, उनमें क्या फ़र्क है, वो हम किनको कहते हैं, या रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स क्या हैं, वो भी हम देखेंगे। प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स के दरमियान क्या फ़र्क है, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, या बहुत सारे ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं, उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, उनको किस तरह से पहचानना है, या केसेस, पर्सन, जेंडर, नंबर, कंट्रास्ट के बेसिस पे हम किस तरह से प्रोनाउंस को देखेंगे, उनके बेसिस पे भी हम देखेंगे, यानी केस, पर्सन, जेंडर, नंबर, ये भी हम देखेंगे, या ग्रामेटिकल कैटेगरी जो है ये एडजेक्टिव्स की किस तरह से है, ग्रामेटिकल कैटेगरीज यानी एडजेक्टिव डिग्री हम कैसे दिखाते हैं, या रेगुलर और इरेगुलर जो मॉर्फीम्स हैं वो क्या है, रेगुलर इरेगुलर जो वर्ड्स हैं वो किस तरह से बनते हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट की इंट्रोडक्शन यानी तारुफ को देखते हैं। जैसे कि हमने पिछले यूनिट में देखा, हमने देखा कि किस तरह से वोकैबुलरी जो है वो डेवलप हो जाती है, किस तरह से वोकैबुलरी में बोरो वर्ड्स की मदद से हम नए वर्ड्स बनते रहते हैं, या एफिक्सेशन की मदद से भी नए वर्ड्स बनते हैं, चाहे वो प्रीफिक्स हो, सफिक्स हो, उन वर्ड्स की मदद से भी नए नए वर्ड्स जो है वो बनते रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। या साउंड के सेंस में हमने देखा, राइम के सेंस में भी हमने देखा वर्ड्स को किस तरह से रिलेट करना है। या हमने इससे पहले भी बात की कि जो यानी कॉन्टैक्ट लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, किन किन लैंग्वेजेस के साथ कॉन्टैक्ट में अभी तक आ चुका है। ये ज़्यादातर जो है वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो लेटिन ऑरिजिन होगा, जर्मन, फ्रेंच, लेकिन इसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो है, तो उनसे भी, उन लैंग्वेज से भी कुछ ना कुछ बोरो किया हुआ है, यानी उनका इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफरेंट ऑरिजिन है, खाली लेटिन, जर्मन या फ्रेंच ही नहीं है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनसे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं उनके वर्ड्स, उनका ऑरिजिन, उनकी हिस्ट्री को हम पढ़ सकते हैं। तो हमने प्रीफिक्सेशन पे बात की, सफिक्सेशन पे बात की, कन्वर्जन को हमने देखा, कंपाउंडिंग के बेसिस पे भी हमने बात की किस तरह से वोकैबुलरी जो है वो बनती है। तो अब हम देखेंगे इस यूनिट में जो मॉर्फीम्स हैं, मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, यानी वर्ड बिल्डिंग जो है, वर्ड बिल्डिंग, वर्ड को किस तरह से बिल्ड किया जाता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहता है वर्ड्स का, मॉर्फीम्स का क्या रोल है, वो हम देखेंगे कि किस तरह से जो लैंग्वेज में हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो वर्ड्स हैं, फिर उसके बाद सेंटेंसेस, फिर क्लॉजेस, फिर फ्रेजेस, फिर उन्हीं को आगे जाके यानी बन के एक पूरा डिस्कोर्स बनता है। तो नहीं जो सेंटेंसेस जो है ये क्लॉजेस का बना हुआ है, क्लॉजेस फ्रेजेस के, या इस तरह से हम फ्रेजेस जो है वर्ड्स के बने हुए होते हैं। तो इन सबको हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में, यानी पार्ट ऑफ वर्ड जो है वो हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे, जो बेसिक यानी वर्ड ही जो है जिससे हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग द स्मॉलर एलिमेंट्स इन अ वर्ड्स। वर्ड में हम स्मॉलर एलिमेंट्स को किस तरह से हम देखते हैं, यानी एक लफ्ज में छोटी अनासर की निशानदेही करना। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इन वर्ड्स के स्मॉलर एलिमेंट्स को हम देख सकते हैं, जैसे कि प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, इनके बेसिस पे भी हम इन वर्ड्स को स्टडी कर सकते हैं, यानी रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्सेस किस तरह से ऐड हुए हैं, सफिक्सेस किस तरह से ऐड हुए हैं। तो यूजुअली जो 4 कैटेगरी हैं, 4 तरीके हैं जिनसे हम वर्ड को स्टडी कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें देखना है कि क्या जो ये वर्ड है इसका जो बेस वर्ड क्या है, सबसे पहले हमें बेस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है वर्ड का। किसी भी वर्ड को हम देखेंगे कि बेस वर्ड क्या है, जैसे कि वर्ड है समथिंग। समथिंग जो है ये 2 वर्ड्स का बना हुआ है, सम और थिंग का।
तो इस तरह से अगर हम पूरी वर्ड्स को इस तरह से स्टडी करेंगे, उसको इस तरह से एनालाइज करेंगे, या एवरीवन, एवरीवन जो है ये वर्ड एवरी का बना हुआ है और वन का बना हुआ है, जिनका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है, या इस तरह से हम इंडिपेंडेंटली वर्ड्स को देख सकते हैं। या हम वर्ड्स को पार्ट्स में हम इनकी पार्ट्स को हम पार्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी में अगर हम देखते हैं, जो यहाँ है वो किस तरह से वर्ड्स पे ऐड होता है, जैसे कि चाबियाँ, कुर्सियाँ, सीढ़ियाँ, लड़कियाँ। तो जो यहाँ है तो ये प्लूरल मार्कर है हिंदी लैंग्वेज में। इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में जो है, जब हम जो स है, यानी स साउंड जब ऐड होता है, उसको हम वो एक मॉर्फीम है, यानी प्लूरल मार्कर जो है वो ऐड हो जाता है वर्ड के नाउन के एंड पर। वो एक प्लूरल यानी प्लूरल फॉर्मेशन बनती है इसकी, जैसे वर्ड पेरेंट्स, पेरेंट्स जो है जब हमने स साउंड स मॉर्फीम का इस्तेमाल किया है, एस मॉर्फीम, एस एक्चुअली मॉर्फीम नहीं है, इसकी मॉर्फीम की एक जो है एक इसकी फॉर्मेशन रहती है। मॉर्फीम जो है एक एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसी तरह से हम वर्ड्स जैसे कि यंग या स्वीटर, टॉलर, लॉन्गर, ओल्डर, तो ई आर जब हमने ऐड किया, तो ई आर जो है एक मॉर्फीम है, तो इसको ऐड जब किया तो एक नई कैटेगरी जो है वर्ड्स की बन जाती है, तो एक नया सेंस जो है वर्ड का बन जाता है। तो इसी तरह से जब हमने एस का ऐड किया, जो एस को हमने ऐड किया नाउन्स के बाद, तो एक प्लूरल फॉर्मेशन दिखाता है, जैसे कि ब्रदर्स, सिस्टर्स, टेबल्स, चेयर्स, पिलर्स, इस सेंस में हम देख सकते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो वर्ड ई आर जो ऐड हो चुका है वर्ड के एंड में, क्या ये ई आर जो है ये एक ही सेंस में हर हर वर्ड पे, यानी हर कोई एक वर्ड जिसका एक लास्ट में ई आर होगा, क्या वो एक यानी एडजेक्टिव फॉर्मेशन दिखाता है, एडजेक्टिव सेंस दिखाता है उसमें, जैसे कि ब्रदर, ब्रदर में ई आर वर्ड है, या सिस्टर में ई आर वर्ड है, क्या ये सिमिलर, क्या ये सिमिलर है लॉन्गर की तरह, या स्वीटर, लॉन्गर, ओल्डर? लेकिन जो है इनमें बहुत डिफरेंस है। जो ब्रदर है एक्चुअली ये बेस वर्ड है, इसमें जो ई आर है ये मॉर्फीम ऐड नहीं हुआ है, बल्कि जो ई आर जो है ये इसका अपना जो बेस स्पेलिंग है इसकी, यानी बेस वर्ड है ब्रदर, सिस्टर। तो अगर हम इसका ई आर जो है इसको सेपरेट करेंगे तो वो बन जाएगा सिस्ट। सिस्ट ऐसा वर्ड नहीं है जिसके बाद हमने ई आर ऐड किया तो एक नया वर्ड बन गया सिस्टर, नहीं। या मास्टर, असल में वर्ड मास्ट होता और ई आर लगता, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो वर्ड्स हैं जैसे कि लॉन्गर, शॉर्टर, एक्चुअली इनका बेस वर्ड जो है वो लॉन्ग है। लॉन्ग के बाद जो वर्ड ई आर जो ऐड हुआ है तो उसके बाद जो है इनकी कैटेगरी चेंज होगी। लॉन्गर जो एक डिग्री दिखाता है, यानी लॉन्गर, ओल्डर, टॉलर, स्वीटर, इस तरह से डिग्री इस सेंस में दिखाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी हम वर्ड के एंड में अगर हम एस देखेंगे, हमेशा उस एस का मतलब ये नहीं होता है कि एक मॉर्फीम है, एक प्लूरल फॉर्मेशन दिखाता है। या वर्ड के एंड में ई आर होगा तो हमेशा उस ई आर का मतलब है कि ये हमें डिग्री दिखाता है। इस सेंस में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हमें वर्ड को पूरी तरह से उसको एनालाइज करना है, तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि क्या ये मॉर्फीम है या नहीं। या थर्ड एक तरीका जो है वो है कि एक कंपैरेटिव देखना है कि क्या ये जो वर्ड्स हमने दो चार वर्ड्स लिए हैं जैसे कि लॉन्गर, टॉलर, ओल्डर, जो इनमें वर्ड ई आर जो ऐड हुआ है, क्या ये हर जगह ये कंपैरेटिव सेंस में इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। या जैसे कि प्लूरल फॉर्मेशन को हम देखते हैं। प्लूरल फॉर्मेशन जो एस जब ऐड होता है तो उसका जो साउंड है वो या तो कभी स देता है, या ज, या इज। या हम देखते हैं जो प्लूरल फॉर्मेशन का जो मॉर्फीम है ये तीन टाइप के होते हैं। या तो वर्ड के एंड में एस साउंड लगता है, या ई एस का इस्तेमाल होता है, या जो रूट वर्ड है बिल्कुल चेंज हो जाता है, वॉवल में चेंज आ जाती है। इस सेंस में भी हम वर्ड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। आपका शुक्रिया।